अब आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम, ये क्योंकि बॉडी का शेप स्केलेटल सिस्टम के माध्यम से बनता है, तो हमारे शरीर में हड्डियों का एक मैकेनिज्म है जो शरीर का पूरा स्ट्रक्चर बना करके देता है। तो इसमें सारे मिला करके 206 प्लस 7, 206 तो सॉलिड बोन है, प्लस 7 थोड़ा कार्टिलेजियस बोन है, सॉफ्ट बोन टाइप, ये सारे मिला करके 213 हड्डियां हैं। बच्चों में ये थोड़ा ज़्यादा होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मुख्य रूप से कैल्शियम, विटामिन डी और कुछ थोड़ा थोड़ा जिंक, फास्फोरस और कुछ प्रोटीन वगैरह मिल करके बनते हैं। इसका मेजर जो प्रॉपर्टी है यह है कैल्शियम। 97% के आसपास कैल्शियम है और बाकी 3% सारे चीज़ें, ये सारा मिल करके हड्डी बनता है। और ये हड्डियों का नंबर जैसे मैंने कहा 206 मेजर बोन। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो सिर है, सिर के अंदर दो पार्ट, एक तो फिक्स बोन से जॉइंट, फिक्स जॉइंट से जुड़ा हुआ एरिया है, ये 8 है जो सिर का पूरा कवर स्कल रीजन बना हुआ है। और जो फेशियल रीजन में स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ 14 है, 14 फेशियल रीजन पर 14 और सिर पर 8, टोटल मिला करके 22 हड्डी है। और एक है हायर्ड बोन बोलते हैं, जैसे जीभ के अंदर, जिसको रुद्र घंटी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जो ऊपर से लटका हुआ एक स्ट्रक्चर है मुंह के अंदर, आँख खोल करके देखेंगे तो दिखाई भी देता है मिरर में, दैट इज 1। और कान में 3 ईच सॉफ्ट बोन है, तो 6 हो गए। ठीक है, तो 14 फेस में, 8 ऊपर स्कल रीजन में, 22, और ये इनको आप सेपरेट काउंट करिए 7, और नीचे आएंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कवर करते हुए, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, उसको कवर करते हुए एक हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम वर्टेब्रे कहते हैं। यहाँ 33 वर्टेब्रे हैं, और वहाँ से साइड से निकले हुए रिब्स 24। कितने हो गए? 33 प्लस 24, आप नोट करते जाइए। और फिर ये जो रिब्स 12 पेयर्स जो निकले हैं, जिसको डबल करके 24 बोला था मैंने, और ये यहाँ आकर के एक बोन के साथ जुड़ते हैं, सारे नहीं जुड़ते हैं, कुछ ये ऊपर ऊपर के जुड़ते हैं, मेरे ख्याल से ये 7 जुड़ते हैं। और ये चेस्ट बोन है, इसका दूसरा नाम है स्टेर्नम। तो ये 25 हो गए, 12 ईच प्लस 1, ये 25 ये रिब केज फॉर्मेशन के लिए बोन हो गए, 25 प्लस 33 वहाँ पीछे। और फिर हाथों में टोटल मिला करके 64 बोन होते हैं, मीन्स 32 ईच। और पैरों में टोटल मिला करके 62 होते हैं, अर्थात 31 ईच। तो ये 62 प्लस 64 कितने हो गए? 120 प्लस 126, और ये 33 प्लस 25 प्लस 22, ये ऊपर सिर के 22, ये मिलाएंगे तो इससे पूरा होता है 206। अब ये पूरे जो बोन है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो जोड़ते हैं जैसे, उसको कहते हैं जॉइंट्स। ये जॉइंट्स भी 3 अलग अलग तरह के हैं। कुछ जॉइंट है फिक्स जॉइंट्स, जिसको फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड, वो उसको हिलने का कोई चांस नहीं। जैसे वो जो सिर का मैंने बताया था, जो 8 हड्डी हैं, ऐसे फिक्स, परमानेंट फिक्स है। इसी तरह से
और कई सारे जॉइंट्स है सेमी मूवेबल जॉइंट्स है, जिसको कहते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट, जो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेते हैं, हाफ मूवमेंट ज़्यादातर जगह में हो जाता है। और तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स अर्थात मूवेबल जॉइंट्स, वो पूरी तरह से मूव होते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के जॉइंट्स हैं। अब जो मूवेबल जॉइंट्स है उन एरिया में मुख्य रूप से, इनफैक्ट सेमी मूवेबल में भी, इन जॉइंट के बीच में एक कार्टिलेजियस और फ्लूइड का एक मैकेनिज्म होता है, जिससे ये 2 हड्डी एक दूसरे के साथ न टकराएं, और उसके बीच में से जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बना हुआ है या वहाँ फ्लूइड का प्रोडक्शन का सिस्टम बना हुआ है, जिससे उसके मूवमेंट के लिए फैसिलिटेशन होता रहे, कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी उसके अंदर का कार्टिलेज घिस जाता है, कभी कभी उसके अंदर जो फ्लूइड बनता था वो रुक जाता है, बनता नहीं है या सूख जाता है। तो फिर उन हड्डियों में, उन जॉइंट में प्रॉब्लम आता है। और ऐसा क्यों होता है इसको हमें देखना है, समझना है। तो ऐसे न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें इन जॉइंट्स को नेचुरल मूवमेंट हमेशा एवरी डे कम से कम एक बार जरूर देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक लॉ ऑफ नेचर है, दैट इज यूज इट और लूज इट। अगर हम यूज नहीं करते हैं तो हम लूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो समझ में आएगा। एक साथ 2 घर बना लें। एक घर में बहुत अच्छे मटेरियल लगा करके, हाई क्वालिटी, सबसे अच्छे क्वालिटी, और दूसरे एक सामान्य जो स्तर के मटेरियल होते हैं उसको लगा करके बना लें, और उस सामान्य मटेरियल से बने हुए घर में इंसान रहने लग जाए और दूसरे घर को बंद करके रख लें कुछ साल के लिए, 5-7 साल के लिए मान लो। तो ऐसे में 5-7 साल में वो जो अच्छे मटेरियल से बना हुआ घर होगा वो खंडहर बन चुका होगा, और कमर्शियल मटेरियल से ही बना हुआ क्यों ना हो, वह घर रहने लायक ही बना रहा होगा, क्योंकि यूज करने से उसका मेंटेनेंस हो जाता है, उसका सफाई हो जाता है, उसके अंदर ये कूड़े इकट्ठा नहीं होते, उसके अंदर ये फॉरेन इन्वेडर के लिए रहने के लिए जगह नहीं बन जाता है, जो उसके नेचुरल स्ट्रक्चर को खराब कर दे। यही हाल शरीर के अंदर। अब जॉइंट में ये कैसे अप्लाई होता है? अगर जॉइंट्स को हम नेचुरल मूवमेंट नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, तो जॉइंट्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप में सेलुलर वेस्टेज, डाइजेस्टिव वेस्टेज, उसके जो भी पार्टिकल है ये किसी न किसी रूप में ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट हो रहे होते हैं, और जहाँ जगह मिल जाए, पैसिव जगह मिल जाए, वहाँ ये रुक जाते हैं। और यह रुक गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस एरिया में सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होता है। अगर सर्कुलेशन रुक गया तो नॉरिशमेंट पहुंचता नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो सेल्स फिर मरने लग जाते हैं। सेल्स मरने लग गए तो फिर धीरे धीरे उसका लाइफ खत्म हो गया, और फिर वहाँ स्टिफनेस आएगा, उस एरिया में जो नेचुरल प्रोसेस है वो रुक जाएगा। इसीलिए जॉइंट्स को नेचुरल ढंग से हेल्दी रखने के लिए इन सभी जॉइंट्स को नेचुरल मूवमेंट देना जरूरी होता है। यह मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ताकत वाला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। सामान्य मूवमेंट, नेचुरल मूवमेंट, इट विल वर्क in a miraculous way because it will bring cleaning effect, detoxification effect and nourishment effect. अब कुछ केसेस में न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग खान पान गलत करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, कमज़ोर पड़ा हुआ है, उन लोगों ने इतनी ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें, जो डाइजेशन के लिए मुश्किल होने वाली चीज़ें लगातार ज़्यादा खाने के कारण से बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पुअर हो गया कि वो जो भी खाए उसको पचा करके पोषण बना ही नहीं सकता। या कुछ केसेस में जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है,
तो ऐसे में भी डेफिशिएंसी पैदा होता है। अगर डेफिशिएंसी पैदा हो गया तो रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम, स्ट्रेंथ मेंटेन करने का काम सफ़र करेगा। तो हड्डियों के लिए जो पोषण चाहिए होता है, मुख्य रूप से इसमें कैल्शियम और विटामिन डी का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में जिंक और फास्फोरस जैसे प्रॉपर्टीज भी, मिनरल्स भी चाहिए होता है। लेकिन जिनमें जिस खाने के सोर्स में ये नेचुरल रिच प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन डी उपलब्ध होता है, इसमें सामान्य रूप से जिंक, फास्फोरस जैसे एक्स्ट्रा जो मिनरल्स होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। इसीलिए नॉर्मली जिंक के डेफिशिएंसी या फास्फोरस के डेफिशिएंसी से हेल्थ प्रॉब्लम, हड्डी में प्रॉब्लम आ गया, ऐसा पाया नहीं जाता है। लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण से हड्डी कमज़ोर होते हैं, यह बहुत कॉमनली पाया जाता है। अब इसके सोर्सेस हमें देखना पड़ता है अगर हम स्ट्रक्चर को हेल्दी रखना चाहें तो उसमें जो कैल्शियम के सोर्सेस होते हैं, जितने भी सफ़ेद नेचर की चीज़ें हम खाते हैं, किसी न किसी रूप में सर्टेन पोर्शन उसमें कैल्शियम होता है। अब इसके कंसंट्रेटेड हम जो प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सोर्सेस अगर ढूंढें तो इसमें एक सफ़ेद तिल बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह से पीनट भी अच्छा सोर्स है। जो सिंघाड़ा खाते हैं, जल फल बोलते हैं, जो सर्दी के समय में अक्सर मिलता है, उसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। और जैसे कुट्टू का आटा बोलते हैं, शायद वो होता है, वो भी अच्छा सोर्स है। इसी तरह से रागी में भी कैल्शियम का अच्छा मात्रा होता है। इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम नेचुरल रूप में पाया जाता है। लेकिन आजकल एडवर्टीजमेंट करके दूध के अलावा किसी में कैल्शियम है नहीं टाइप का एडवर्टीजमेंट होता है। ऐसा नहीं है, दूध में कैल्शियम होता है। अगर प्योर दूध मिले तो अच्छा है, और जिसका डाइजेशन अच्छा होगा दूध से भी कैल्शियम सप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन कई बार लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर हो चुका होता है, कई बार दूध में मिलावट का संभावना होता है, क्योंकि आजकल खुद अपने वाले दूध तो होता नहीं है लोगों के पास, अपने घर में बनाया हुआ दूध तो होता नहीं है। तो ऐसे में ये जो अनाज वाली चीज़ है, इसमें हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अनाज में नॉर्मली मिलावट उतना हो नहीं पाता है। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होती है, वो तो कर ही लेंगे। तो इन चीज़ों में हमें थोड़ा फोकस करनी है, और इन बेसिक बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम बोन हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए स्केलेटल सिस्टम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मैंने समझाया, इसका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिक रूप में मैंने समझाया, और इसका जो प्रॉब्लम होने का जो की पॉइंट और इसका सॉल्यूशन के की पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव